ओके फ्रेंड्स, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन में काफ़ी कुछ देखे थे कि क्या होता है इंटीग्रेशन। बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ का अगर एरिया निकालने के लिए बोला जाए, विच मीन्स वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे आया था, क्या आया था, हम लोग सब देख लिए थे, बट जो छोटा सा एनालिसिस था जो छूट गया था उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास ये ग्राफ था, y और x का ग्राफ था और ये एक इक्वेशन था, ठीक है ना। ये एक ग्राफ है इसको जिसका हमको इंटीग्रेशन करना था। दिस इज v और इसका जो ये था फंक्शन था वो y इज इक्वल टू x था, ठीक है। तो फ्रॉम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वी हैड गॉट कि इसके अंदर का जो एरिया है वो आ गया था और इसी एरिया को हम इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, दैट इज हाफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ तक आ गया था, ठीक है। दूसरे तरीके से जब हम बढ़िया से इंटीग्रेशन इसका कर रहे थे और एकदम पुराने तरीके से, जिस तरीके से इंटीग्रेशन डिराइव होता है उस तरीके से जब हम कर रहे थे इसका, तो भी हमारे पास एक रिलेशन आ गया था। दिस इज सेम y इक्वल टू एक्स और इसका एरिया निकाले थे जब a से लेकर b तक का, आपको याद होगा समेशन करके हम निकाले थे। समेशन करके y डेल्टा x का जब हम समेशन करके जब हम पूरा निकाल रहे थे तो आया था, वो भी आ गया था क्या, y इज इक्वल टू 1/2 b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब अगर इसको हमको इंटीग्रेशन के तरीके से सॉल्व करने के लिए आता तो क्या करते, तो इंटीग्रेशन के तरीके से सॉल्व जब करने आता तो हमको ऐसे करना होता, दिस इज a एंड दिस इज b, या ठीक है। तो हम क्या किए कि यहाँ x तक आए, x तक आए, ठीक है, और ये हो गया dx, ये हो गया dx, ठीक है। हम x तक आए और यहाँ पे हो गया dx, ठीक है। तो सपोज करिए अगर x पे है तो यहाँ पे x का फंक्शन क्या है, मतलब y का फंक्शन क्या है, y, मतलब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे y क्या है, y क्या है, y इज इक्वल टू fx है, फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू fx होगा और fx क्या है तो x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा एरिया निकालेंगे dA इज इक्वल टू क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से, dA इज इक्वल टू क्या करेंगे, dA इज इक्वल टू लेंगे, ये हमारे रेक्टेंगल होगा, अगर रेक्टेंगल होगा तो इसका लेंथ कितना होगा, y इंटू डी एक्स, दैट इज y इंटू डी एक्स, क्योंकि आप देखिए इसका लेंथ कितना है y, 0 y यानी कि y माइनस 0, दैट इज दिस वन इज y, और ये चौड़ाई कितनी है इसकी पट्टी की, dx। इसको हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं, पिछले बार भी देख चुके थे, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो डिफरेंशियल एलिमेंट का जो एरिया होगा वो एक रेक्टेंगल माना जा सकता है, तो dA इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स, ठीक है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये तो था वेरिएबल कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो x करता है a से लेकर b तक, ठीक है। तो आप यहाँ रखोगे a से लेकर b तक, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये भी हम आपको सिखा चुके थे, ये 0 से लेकर a। तो यहाँ क्या आया था, a इज इक्वल टू, अच्छा y का वैल्यू क्या है, a और b, y क्या है x। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि जब x टू द पावर n dx रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1। आप इसको इंटीग्रेट जब करेंगे, क्योंकि वो फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई और जुगाड़ नहीं है, a b और x का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद क्या तरीका है कि आप इसको ऐसे लिखें, ठीक है, दिस इज फ्रॉम a टू b, तो ये कितना आ गया, ये आ गया x स्क्वायर बाई 2। अभी आप तो पूरा अच्छे से लिखिए, थोड़े दिन के बाद आप लोग इसको स्केप करना सीख जाओगे, कैसे इसको स्केप किया जा सकता है, दैट इज x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। दोस्तों एक चीज आप समझे, y इज इक्वल टू एक्स क्या था, तो y x जो था कुछ नहीं था, फंक्शन था, ठीक है। अच्छा, अब जो इंटीग्रेट करने के बाद x स्क्वायर बाई 2 जो आया है वो क्या है, वो कुछ नहीं है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल Fx। ये क्या है, ये इंटीग्रल फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स को जब हम इंटीग्रेट किए हैं तो x स्क्वायर बाई 2 आया है, तो x स्क्वायर बाई 2 को क्या कहेंगे, इंटीग्रल फंक्शन बोलेंगे x का, ठीक है। x स्क्वायर बाई 2 को क्या बोलेंगे, इंटीग्रल फंक्शन बोलेंगे, कि इंटीग्रेट करने के बाद वो फंक्शन आया है। और इसलिए आपको पता है, हमने बताया था कि इंटीग्रेट हुआ फंक्शन को हम कैपिटल F से दिखा सकते हैं, तो दिस वन fx। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया क्या है, एरिया है f इंटू एक्स इंटू a से लेकर b तक में।
और सॉरी यहाँ पे सी भी है ना, प्लस सी, चलिए कांस्टेंट भी ऐड कर दीजिए आप प्लस सी, कोई दिक्कत है, वो कट जाएगा, हालांकि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज एफ एक्स और बी से लेकर ए तक में, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या आया है, यहाँ है 1/2 बी स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसा इसलिए लिखे ताकि हमको इसको समझना है। चलो ध्यान से देखो तो आई ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये कैपिटल एफ जब एक्स की जगह बी रखेंगे और ये है कैपिटल एफ जब एक्स की जगह ए रखेंगे। देखो तो वो है कि नहीं, कैपिटल एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। और यहां पे जब एफ बी रखेंगे तो ये आएगा, अब प्लस सी भी आएगा, चलो कट जाएगा वो, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, मैं दिखाता हूं कैसे। पहले इसको आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, हम समझाते हैं। प्लस सी, ये प्लस सी का भी कंसेप्ट क्या है ये भी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, आप इत्मीनान रखें, इसको लिखें। चलिए पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसे समझाता हूं, एरिया को क्या लिखते हैं, दैट इज जब यहां पे ये लिमिट्स है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कैसे ट्रीट करते हैं, फंक्शन में x की जगह पहले b रखें अपर लिमिट और फिर माइनस करें फंक्शन ऑफ a से। इन दिस वे यू विल गेट योर रिलेशन। अब बताओ fx कितना था, कैपिटल fx कितना था, x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आप लिखे यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे b, तो b स्क्वायर बाई 2 प्लस सी माइनस a स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। यू कैन सी a इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2 प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस सी। यू कैन सी हियर इट इज गेटिंग कैंसिल, दैट इज वाई हम नहीं ले रहे थे, बट कोई बात नहीं है, आपको भी धीरे धीरे आ जाएगा। ये क्या आ गया 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो तो तीनों आंसर सही, तीनों आंसर बराबर है कि नहीं, तो आंसर है हाँ सब बराबर तो है। तो ये हुआ इंटीग्रेशन का तरीका, ये है सोल इंटीग्रेशन का तरीका। इंटीग्रेशन में इसी तरीके से हम वापस आएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, लिख लीजिए। तो यहां पे भी हम जब आए थे तो पूरा इंटीग्रेशन का पूरा प्रोसीजर करके आए थे, तब जाके हमको यहां तक आए थे। ये भी इंटीग्रेशन का प्रोसीजर है, ये वही चीजें जो आप यहां किए हो, बट यहां पे देखने का नजरिया अलग होता है, बट होता यही है, यहां देखने का नजरिया बदल जाता है तो समेशन ही है ना। चलिए लिख लीजिए इसको। ये बात को आप याद रखें कि कैसे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ट्रीट करते हैं विद इन अ फंक्शन इन दिस वे, ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेशन दोस्तों हमारे पास दो फॉर्मेट पे आते हैं, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इंटीग्रल और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। तो दोनों में अंतर क्या है मैं बताता हूं, समझें। अच्छा उससे पहले एक और चीज समझें, उससे पहले क्या है, मैं आपको एक नोट लिखाता हूं, उसको लिखें। डिफरेंशिएशन क्या था दोस्तों, डिफरेंशिएशन था बड़े फॉर्मेट को, यानी कि बड़े ग्राफ को छोटे, मतलब बड़ा फंक्शन को छोटा करने का नाम है डिफरेंशिएशन, और छोटे फंक्शन को बड़ा फंक्शन करने का काम है इंटीग्रेशन। आपने देखा वहां डी से लेकर ए तक गए, वहां क्या होता है कि एक पूरा बड़ा फंक्शन दिया रहता है, हमको एक छोटे से पॉइंट का स्लोप चाहिए होता है। तो बड़े से जब छोटे पे आते हैं तो डिफरेंशिएशन, और छोटे से जब बड़े पे जाते हैं तो इंटीग्रेशन। और ये बात जान के आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन जो है बेसिकली डिफरेंशिएशन का उल्टा है, या वाइस वर्सा, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे सपोज करिए, सपोज ये x dx, आपको क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, वहां के जो फंक्शन लिखवाए थे फॉर्मूला प्लस सी, ये आता है, ठीक है, मतलब फंक्शन ये है। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कहां पहुंचोगे, आपको वापस इस पे पहुंचना चाहिए। देखो तो पहुंचते हैं कि नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब डी बाई डी एक्स करो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा ये करने पे आएगा 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0,
काट दिए, देखो x वापस आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किए तो यहाँ पहुंचे और इसको डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पहुंच गए। कई बार इसको जुगाड़ के रूप में भी पढ़ा जाता है। आपको अगर फंक्शन एग्जामिनेशन में आएगा और बड़ा बड़ा फंक्शन आ गया तो बोला इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, तो इंटीग्रल फंक्शन क्या होगा, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उस चारों ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, क्वेश्चन तो दिया रहता है, अब डिफरेंशिएट करके देखिए कि ये किस में आ रहा है, जिसमें आ रहा है वो आंसर है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन इज रेदर लिटिल बिट टफ एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज द रीजन? रीजन इज कि डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल यूज करके कितना भी बड़ा डिफरेंशिएशन हो हम आराम से कर सकते हैं, बट वो चेन रूल यहाँ नहीं चलता। वो चेन रूल जो है इंटीग्रेशन में नहीं चलता। बट हमारे लिए डरने का विषय नहीं है, क्योंकि हमको उतना ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है। छोटा छोटा जो इंटीग्रेशन है, जो आना चाहिए आपको, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो बस हमको चाहिए, बाकी हमको और कोई चीज़ का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल फंक्शन आएगा, और अगर इंटीग्रल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन आएगा, ठीक है। मतलब आप नोट में कहीं पे लिख लो ये चीज, इफ वी डिफरेंशिएट इंटीग्रल फंक्शन, डिफरेंशिएट इंटीग्रल फंक्शन it will give if we differentiate the integral function, हाँ ठीक है, it will give function of इंटीग्रांड। यही ना, इसी को इंटीग्रांड बोलते थे ना, याद है, इंटीग्रांड। तो आप जब इसको, जैसे इसको दैट इज कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट एफ एक्स। सीधी बात। तो ये जस्ट आपको उल्टा समझ में आ रहा होगा, है ना, ये ठीक है। तो इन बातों को आप याद रखें, और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जो आता है वो तो आपको पता ही है, दैट इज एफ एक्स, ठीक है। चलिए अब छोटी छोटी बातों को समझते हैं, कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं। चलिए सपोज y इज इक्वल टू, ऐसे समझे, मैं बताऊं, सपोज किसी का इंटीग्रेशन जो है वो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6 है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे, यानी कि जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6, ठीक है। तो इसको मान लीजिए क्या आएगा, सपोज कर लीजिए, आई एम जस्ट सपोजिंग इट, कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसा है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x बाई 2 प्लस 0। ये फंक्शन क्या आया, फंक्शन आया x, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि सपोज ऑल्सो, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर दिस, एफ एक्स अगर x स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, तो आएगा आपका 2x बाई 2x, यानी कि y इज इक्वल टू x। देखिए यहां भी y इज इक्वल टू x आ रहा है, यहां भी y इज इक्वल टू x आ रहा है, लेकिन दोनों फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन अलग अलग है, यू कैन सी है। अब आप ये देख के कैसे पहचान सकते हो कि इसका इंटीग्रल फंक्शन ये है या ये है, ये आप नहीं पहचान सकते। यस, इट इज अ रियलिटी, आप नहीं पहचान सकते इसको देख के, या फिर इन दोनों में देखिए, दोनों सेम आपको दिख रहा है, तो इन दोनों को देख के आप नहीं पहचान सकते कि इंटीग्रल फंक्शन ये है या ये है। देखिए दोनों का अलग अलग इंटीग्रल फंक्शन है, ठीक है ना। तो कहने का मत, देखिए दोनों फंक्शन अलग अलग है, यू कैन सी हियर इट इज अ कांस्टेंट, हियर इट इज नॉट। तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि अपने सहूलियत के लिए कांस्टेंट कर देते हैं। तो अगर हम यहां ऐसे करते हैं कि एफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट अगर कर देते तो दोनों के लिए वो सही होता।
यहाँ पे c इज इक्वल टू 6 है और यहाँ c इज इक्वल टू 0 है, क्या दिक्कत है? हम सीधा अपना पल्ला झाड़ लेते हैं c लगा के कि ठीक है कांस्टेंट होगा, कुछ भी होगा, हमको नहीं पता। हालांकि c निकालने के लिए हम लोगों को बाउंड्री कंडीशंस का यूज करना पड़ता है, मैं दिखाऊंगा कैसे, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। तो उसमें कोई खास बात नहीं है c में। हम लोग क्या करते हैं कि जब डेफिनेट लेते हैं ना तो c कैंसिल हो जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये और भी देख लेंगे कि c लेने के बाद, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल लेने के बाद कांस्टेंट टर्म हट जाता है। क्यों हट जाता है मैंने आपको दिखाया है, फिर से दिखाएंगे आपको, परेशान बिल्कुल ही मत हो। बट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्यों आता है, उसका रियल वजह यही है क्योंकि देखिए दो इंटीग्रल फंक्शन है, यू कैन सी, जिसका डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ भी y इक्वल टू एक्स है और यहाँ भी y इक्वल टू एक्स है। तो इन दोनों को देख के आप इसका पता नहीं लगा सकते। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 6 का कहाँ इंफॉर्मेशन है? जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x dx तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 6 का तो कोई इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो कुछ नहीं, आप यहाँ भी c लगा के छोड़ दो और इसको भी जब इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 c आ जाएगा। ये दोनों सही है, यहाँ पे c कुछ है, वहाँ पे c कुछ है, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि कांस्टेंट क्या होगा। इसीलिए प्रॉब्लम में बाउंड्री कंडीशन दिए रहते हैं, ठीक है। तो c लगाने का ये मतलब है। फिर से सुने, यहां y देखे दोनों सेम फंक्शन है, जिस इंटीग्रल फंक्शन से हम इसको डिफरेंशिएट करके आए हैं तो दोनों में y बराबर x आया है। कहने का मतलब है इस y वाले फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 है, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो दोनों तो अलग अलग फंक्शन हो गया ना। हम कैसे पहचानेंगे कि ये किसका है, ये इसका है? दोनों तो सेम ही है, हमको क्या कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे 6 जुड़ा हुआ है? इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग c लगा देते हैं। तो c लगा देते हैं मतलब यहाँ पे c लगेगा तो ये इसका वैल्यू 6 है। वो प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है कि यहाँ c क्या होगा, ठीक है। तो इंटीग्रल फंक्शन में कांस्टेंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, इसका इंफॉर्मेशन हमको इंटीग्रेट करते वक्त नहीं मिलता, वो हमको मिलता है आफ्टर बाय सीइंग द क्वेश्चन, आफ्टर इंटीग्रेशन एंड सीइंग द क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। एक लाइन आप चाहे तो नीचे और ऐड कर लें इसमें। तो ये है बेसिकली लॉजिक बिहाइंड टू ऐड कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कांस्टेंट इज एडेड टू इंटीग्रल फंक्शन एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन गिवन क्वेश्चन। वो दिए हुए क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। गिवन क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन गिवन क्वेश्चन, हाँ गिवन क्वेश्चन एंड इट्स इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। खैर लिख लें इसे। अब हम आते हैं दो टाइप के इंटीग्रल पे। सारी चीजें अच्छे से देख लीजिए तो इंटीग्रेशन पढ़ने में मजा आएगा आपको। ओके चलिए, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। Two types of integration. One is indefinite integral. Indefinite integral and other is definite integral. Definite integral, ठीक है। Indefinite integral में क्या होता है? Limits is not fixed. Limit is not fixed, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है ये कोई डिसाइडेड नहीं है। लिमिट इज नॉट फिक्स्ड। और डेफिनेट में लिमिट्स आर फिक्स्ड, ठीक है। तो इसमें देखें जो आपका इनडेफिनिट, पहले हम इनडेफिनिट का रिप्रेजेंटेशन दिखा दें आपको। इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि y dx करते हैं
तो ये जो आई आता है यहाँ पे कोई लिमिट नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो आता है आपका इंटीग्रेशन के बाद, ये इंटीग्रल फंक्शन आता है और प्लस कांस्टेंट आता है, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें, डेफिनेट इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो यहाँ लिमिट्स फिक्स होते हैं। सपोज दिस इज y dx और यहाँ a से लेकर b, तो यहाँ जो आएगा वो आता है fx। बेसिकली मैं बताऊं, हम इसको समझा देते हैं। बेसिकली यहाँ कुछ नहीं होता, fb माइनस fa आता है। c का यहाँ कोई चर्चा नहीं है। क्यों चर्चा नहीं है मैं समझाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो y dx a और b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं fx प्लस सी, होता वही है, उसके बाद हम लिमिट्स डालते हैं, ठीक है। तो दिस इज एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी। अब करके देखना, मतलब इसमें पहले बी रख देना फिर माइनस ए कर देना, ये सी से सी कट जाएगा। तो कांस्टेंट का कोई ज़रूरत नहीं होता है डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि सर दोनों में से कौन आसान है, तो देखो आसान दोनों है, आसान या हार्ड का कोई सवाल नहीं है, बट ज़्यादा अच्छा वो है, उसमें सी का झमेला नहीं है। हम आपको क्वेश्चंस करके दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए इसको। ये है इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। हमारा ज़्यादा फोकस बेसिकली रहता है हमेशा डेफिनिट इंटीग्रल बनाने में, और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं समझाता हूँ आपको। ओके चलिए एक क्वेश्चन करते हैं दोनों पे, डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल पे। तो देखिए इसमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, एक क्वेश्चन लेके करते हैं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल हुज v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, या फिर ऐसा समझे t स्क्वायर। ऐसा हम इसलिए फंक्शन ले रहे हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसलिए हम ले रहे हैं v इज इक्वल टू t स्क्वायर, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक। तो आपको पता है यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dx ओवर dt और ये हो गया टी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये वेलोसिटी क्या होता है dx ओवर dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है ये सारी छोटी छोटी बातें ये हम बता चुके हैं। नहीं पता है तो जान लीजिए कि v को dx बाई dt लिखते हैं, आगे काइनेमेटिक्स में को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ कर सकते हैं ऐसे डी स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी। क्या आपको नहीं लगता ये इंटीग्रेशन के फॉर्मेट पे आ गया। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, जब डिफरेंशिएशन निकालना है हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x, ठीक है। अच्छा चलिए इसको इंटीग्रेट करने पे भी ये कांस्टेंट आया c1, ठीक। और इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा t³/3, आपका ना 2+1/2+1 प्लस c2, ठीक, ऐसा आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा t³/3 प्लस c2 माइनस c1। क्या c2 माइनस c1 एक कांस्टेंट नहीं है क्या, तो वो भी तो एक कांस्टेंट, उसको c के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक। अच्छा अब ये x क्या है डिस्प्लेसमेंट, हमको क्या दिया हुआ है, यानी कि x कैसा आ गया, फंक्शन कैसा आ गया t³/3 प्लस c, ठीक है। अब देखो यहाँ एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल कंडीशन v इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 है,
t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है, तो आप यहाँ क्या करें, पुट करें t इज इक्वल टू 0, x इज 0, यहाँ पे 0 प्लस c, तो c बराबर क्या आ गया 0, c बराबर क्या आ गया 0, देख लीजिए। इज दिस ओके? हाँ चलो भाई बहुत अच्छा आ गया। अब यहाँ पे से c का वैल्यू पता चल गया, तो हमको इक्वेशन का पता कैसे लग गया, अब यहाँ पुट कर दिए c का वैल्यू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, ये कांस्टेंट का वैल्यू निकालने का तरीका है बाय प्रोवाइडिंग द इनिशियल कंडीशन। अब आपको कहाँ निकालना है, 1 सेकेंड पे, x ले लीजिए 1 सेकेंड पे, तो क्या आ गया 1/3 मीटर, या जो भी जिस भी यूनिट में दिया हुआ है ये आ गया आपको। अब इसको डेफिनेट इंटीग्रल से अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आसान था ये। v इज इक्वल टू कितना है t², ठीक। अच्छा अब v को क्या लिख सकते हैं dx/dt, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। dx इज इक्वल टू t² dt, यहाँ तक भी करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, अब इसको समझे बात को, कैसे लिखेंगे, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, ये वेरिएबल टाइम का यहाँ पे है, तो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, जस्ट पुट हियर x इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यहीं पे पुट कर देते हैं। देन एट t इज इक्वल टू 1, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट x, सपोज करिए वो x है, तो अब जो आएगा वो 1 सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो ये फालतू का स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे गायब हो गया। देखिए ये आ गया x, और ये आ गया x और 0, और ये आ गया t क्यूब बाई 3, और ये 0 से लेकर 1, तो ये देखिए ये आ गया x माइनस 0, और ये आ गया 1/3 माइनस 0, तो आपको x कितना आ गया 1/3। x कितना आ गया 1/3, ये देखिए क्या दोनों में रिलेशन सेम है, तो वो ज़्यादा आसान है। वहाँ पे कांस्टेंट का कोई झमेला नहीं है कि फिर से रखो फिर से निकालो, ये कोई झमेला नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट निकल गया आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इसको लिख लीजिए। तो ये दोनों तरीके से, तो मेरे हिसाब से वो आसान है, इसलिए हम वही रख के चलेंगे। कुछ नहीं है, इसको बस क्या करना है, लिमिट्स पे बिठाना है आपको, इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे बिठाना है, बस आपको और कुछ नहीं करना। चलिए छोटी छोटी बातें और देख लीजिए, मैं बताऊं। छोटी छोटी बातें और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये, इसका मतलब क्या है, ये x है, कहने का मतलब ये कट जाता है ऐसे, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट जाता है, ऐसा बोलने का तरीका है, ऐसा होता नहीं है, बोलने का तरीका है। ये क्यों होता है मैं समझाता हूँ, समझे। सपोज ये dx है, ठीक, तो dx में इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स में लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं x⁻0 dx लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 इंटीग्रेट करने के बाद, हाँ क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया x⁻1 अपॉन 1, और लिमिट मान लो 0 से लेकर x तक है, ठीक है। तो ये कट जाएगा और ये बचेगा क्या x। तो बस हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेशन और dx आ जाए तो यहाँ से कट जाता है और ये x बचता है। कुछ भी अगर मान लो ऐसा भी रहता है इक्वेशन d sin x, ऐसा समझिए इंटीग्रेशन से d कट जाता है sin x, जुगाड़ है, समझने का तरीका है। अब इसको समझना पड़ेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 d sin x, है ना। अब sin x को मान लीजिए t, मान लीजिए कुछ भी, t का पावर 0 dt, फिर तो t ही आ गया, ठीक है। तो ऐसा समझते हैं कि इंटीग्रेशन से ये कट जाता है, बोलचाल की भाषा में ऐसा ही करते हैं। अब इंटीग्रेशन के अंदर d का कोई भी फंक्शन आ जाए वो कट जाता है, ठीक है। ये सब काम आएगा आपको आगे। अब चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे कि आपको काम आने वाला है बाकी सारी चीज़ें, फिर उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे इंटीग्रेशन का सारा कुछ। देखिए फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमको फिजिक्स में काम आने वाला है बेसिकली, फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे मान लो y का कोई फंक्शन हो जाए, x⁻n dx हो जाए, इसका होता है x⁻n + 1, ये याद करना पड़ेगा आपको। जितना यथाशीघ्र इसको याद कर लीजिए उतना जल्दी आपका सब्जेक्ट शुरू होगा।
ठीक है, सपोज साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कैसे समझ में आया? इसको डिफरेंशिएट करिए, कॉस एक्स को करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, देखिए ये आ गया साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करें, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको साइन एक्स आएगा, ठीक है ना, ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो जिसका डिफरेंस मतलब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हम वाई पर पहुंच जाएंगे, सीधी बात है, ठीक है। फिर दूसरा 1/x dx ln x प्लस डी एक्स, कैसे पता चला? इसको डिफरेंशिएट करें आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ln x को डिफरेंशिएट करें तो 1/x आता है ना, पहुँच जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं e⁻x dx, इसका तो e⁻x ही रह जाता है, ठीक है। और भी अच्छा साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स का लिखिए, कॉस एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिए आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। और भी फंक्शन का देख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा tan एक्स प्लस सी। ये सारे फॉर्मूलाज को आप ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और बाकी सब तो वैसे ही रहता है कि जैसे मान लो cx⁴n या cf(x), कुछ नहीं, c बाहर आ जाता है जैसा पहले आता था c, और ये इंटीग्रेट करने के आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो जैसे करते थे पहले। c एक कांस्टेंट है, या इसको k रख लो, k, इसका आंसर आ जाएगा k इंटू fx प्लस सी। जो भी फंक्शन रहे, ठीक है, ये कंडीशन है। अच्छा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, ये बात याद रखें। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यूज को आप याद कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है इन सब चीजों में, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए, और याद करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके पहले हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए अच्छे से। एंड आई हैड गिवन यू शीट, आई हैड ऑल्सो गिवन यू शीट in which there is the integration problem. You can do all of the things, all of the questions, यानी शुरू के क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ बातें हम आपको और बताते हैं। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, रात में 2 बजे सोते हुए भी आपको याद होना चाहिए सारी बातें, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसको याद कर लीजिए। जैसे जैसे समय बीतेगा तो मैथ्स वाले स्टूडेंट तो जान जाएंगे, बट बायो वाले स्टूडेंट कभी नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे आया। बट कैसे आया या नहीं आया ये इससे हमको लेना देना नहीं है। समय के साथ आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करिए, समय के साथ यू विल गेट रिमेंबर्ड फॉर द फॉर्मूला। यही चीज़ है जो आपको याद रखना पड़ता है पूरे 2 साल, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए और आगे बढ़िए। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। सपोज x और y, ठीक है, अगर मुझे इसके ग्राफ का अंदर का एरिया निकालना है, हम यहाँ पे लिखें फाइंड एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ, ये हो गया 0, ये दिस इज x इक्वल टू a, दिस इज x इज इक्वल टू a, ठीक है। सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसका एरिया निकालना है, इसके अंदर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालें। एरिया जब भी निकालना हो मतलब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से देखिए। x तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक एलिमेंट लीजिए, आप हर किसी का एरिया ऐसे ही फाइंड करेंगे। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का ये एलिमेंट ले लीजिए, x दूरी पे, और ये हो जाएगा dx,
ये हो जाएगा dx, और यहाँ पे मान लीजिए ये है y, ये क्या है y, समझ लीजिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, दिस dA इज इक्वल टू y इंटू dx, y dx, ठीक है। एंड हेयर इट इज गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस dA इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक के एरिया फाइंड करने में इसका पूरा एरिया कितना है, मान लीजिए a, यहां पे एरिया क्या है 0, और यहां पूरा एरिया कितना है a, कैपिटल A, ठीक है। चलिए, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब x कहां से कहां तक है, x 0 से लेकर a तक है, तो यहां डालेंगे 0 से लेकर a तक, और ये एरिया कहां से कहां तक दे देगा, तो यहां पे तो एरिया 0 है और यहां पे टोटल एरिया है यानी कि a। आप इसको लेके आइए, देखिए यहां से ये कट जाएगा तो बचेगा a, और यहां हो गया x क्यूब बाई 3, आप कर लीजिए ना x टू द पावर 2, 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और ये हो गया कहां से कहां तक, 0 से लेकर a तक, ठीक है। तो कितना हो गया a क्यूब बाई 3 माइनस 0, सो दिस बिकम्स a क्यूब बाई 3, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द आंसर, दिस इज द एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व ये वाले ग्राफ के अंदर का एरिया ये है। अब चाहे फंक्शन कुछ भी रहे, चाहे फंक्शन एक्स स्क्वायर है, चाहे फंक्शन एक्स क्यूब रहे, चाहे एक्स जो भी मर्जी हो रहे, वो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। आप लोग पिछले लेक्चर्स को देखिए, जब तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखेंगे ये लेक्चर आपको समझ में कतई नहीं आने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक देखते जाइए कैलकुलस के वीडियोस, तब आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। यू कैन नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। Find area under the curve y is equal to sin x. Y is equal to sin x from x is equal to 0 to x is equal to pi, to x is equal to pi, ठीक है। तो वो निकालते हैं, x y, और साइन ग्राफ ऐसा होता है ये, जैसे कि आपको पता है ये 0 से लेकर 2 पाई तक है, मुझे यहीं तक लेना देना है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये 0 ये पाई, ये पाई, ठीक है। अब वो करना क्या है, आप ले लीजिए एक x पे, ये है dx, ठीक है, और यहाँ पे ये है y, ये है y। नाउ व्हाट इज द एरिया, मुझे एरिया निकालना है इसके अंदर का, तो व्हाट इज dA, तो dA इज y इंटू dx, मुझे फिर से इंटीग्रेट करना है। चलिए इसको रख लेते हैं dA, ये हो जाएगा 0 से लेकर a, अब y है आपका क्या, sin x dx, और ये क्या है 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई, तो ये क्या आ गया एरिया, दिस बिकम sin x का हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x माइनस cos x 0 और पाई, ठीक है। a माइनस बाहर ले लीजिए, cos x 0 पाई, तो एरिया क्या आ गया माइनस cos पाई माइनस cos 0, ठीक है। सो दिस बिकम माइनस cos पाई -1, इसका -1 -1 -1 -2 और माइनस प्लस, यानी कि ये +2 हो गया, यानी कि एरिया अबव दिस एरिया अंडर साइन कर्व, ठीक है, इज व्हाट 2 +2, ऊपर आया है तो +2। हम भी करके देखते हैं पाई से लेकर 2 पाई तक क्या आता है। पहले तो इसको आपको समझना पड़ेगा, कोई खास बात है नहीं, वैसे ही जैसे इंटीग्रेशन होता आ रहा है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है, हमने डाल दिया और उसको करके निकाल दिया तो +2 आया। और इसको याद भी रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या याद रखा जाएगा कि एरिया अंडर द कर्व sin x फ्रॉम 0 to पाई इज +2। एक हीप के अंदर एरिया +2 होता है, ठीक है। चलिए सेम निकालना है हमको
फाइंड एरिया उसी का y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम पाई टू 2 पाई। अब पाई से 2 पाई तक निकालना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, वैसा ही जैसे पहले आ रहा था x और y, तो पाई से 2 पाई तक यहाँ आएगा ऐसे, ठीक है, कुछ नहीं करना, आप इसको ये ले लीजिए, ये लेना है आपको x और ये है dx, ठीक है, दिस इज y। तो आप क्या करें, dA इक्वल टू वाई डी एक्स, 0 से लेकर a, और ये x कहाँ से कहाँ तक है, पाई, ये पाई है और ये 2 पाई है, तो पाई से लेकर 2 पाई, ठीक है। सो इट इज एरिया दिस, y हो गया आपको साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन पाई से लेकर 2 पाई, ठीक है। तो ये अच्छा ये साइन है, हाँ ठीक है। एरिया इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स पाई से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स पाई से लेकर 2 पाई, कॉस पाई कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। सो a इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 माइनस कॉस पाई का वैल्यू -1, एंड हियर यू कैन सी a इज इक्वल टू -1 + 1 दैट इज 2 एंड a इज इक्वल टू -2। ओ अच्छा 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 अच्छा, yx ग्राफ के ऊपर वाला एरिया जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्या, आंसर है हाँ, और नीचे वाला एरिया क्या निगेटिव होता है, आंसर है हाँ। बात तो सही बोला सर आपने, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ओके ओके, अब इसका नोट में लिख लीजिए, नोट एरिया above horizontal axis is positive, ठीक है, एंड एरिया बिलो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज निगेटिव। इस बात को याद रखें, दैट इज अगर कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ है x और y, और यहाँ पे सपोज ऐसा दिया हुआ है ऐसा, दिस इज पॉजिटिव, दिस एरिया इज नेगेटिव। और बहुत मतलब है इसका, आप इंटीग्रेशन वगैरह जब काइनेमेटिक्स में आएंगे तो इस सबका बहुत बहुत गहरा मतलब है, क्योंकि जब कोई ये नहीं आएगा किसी को, वो आगे काइनेमेटिक्स में नहीं बढ़ सकता। इसको लिखते चलिए सारी बातों को, और कुछ बातें और भी कंक्लूड करते हैं इसमें। हाँ ओके, चलिए कुछ बातें और कंक्लूड करते हैं इसमें, क्योंकि देखिए क्या है ना कि इंटीग्रेशन का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो सवाल बनाने में आपको काफ़ी आसानी होगा, आप धड़ाधड़ सवाल बना के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए तो साइन एक्स की बात करें तो ये x है, ये y है, ठीक। अगर हम आपसे पूछे कि 0 से लेकर 2 पाई तक का एरिया बताइए क्या होगा, तो आंसर है 0,
ये है +2 और ये है -2। तो एरिया ऑफ sin x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई इज व्हाट? देख के बता दो, 0। जितना ऊपर है उतना नीचे है। ये +2 है, ये -2 है, 0 से लेकर 2 पाई तक 0। अच्छा, तो अगर कभी ऐसा आ जाए, कहीं पे भी ऐसा लिखा मिल जाए कि sin x 0 से 2 पाई dx, सीधा लिख दीजिए 0, करने का कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। फिर कहीं पे आ जाए 0 सॉरी x, अगर y cos x है, सपोज ये तो एक क्वेश्चन हो गया, y इज इक्वल टू cos x है, तो cos x का ग्राफ कैसा होता है दोस्तों? ऐसा है ना, ये होता है 0 और ये होता है 2 पाई। हम आपको करा चुके हैं, आप देखिएगा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा? अगेन +2 सॉरी -2। इसका एरिया कितना होगा? ये दोनों मिला के 2 होगा, इसका होगा +1, इसका होगा +1 ठीक है। तो ये 0 है और ये पाई है। अच्छा, यहाँ पे बोलोगे, अगर मान लो कि अगर ऐसा आ जाए कि cos x, आप मतलब समझिए बस, 0 से लेकर पाई कितना होगा? ये 0 होगा, देख लीजिए। 0 से लेकर पाई तक जाओ तो ऊपर +1, नीचे +1, 0 है ना। ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। दूसरा, 0 से लेकर 2 पाई तक जाएंगे तो भी 0। आप करके देख लीजिए, नहीं है आपको भरोसा नहीं मेरे पे तो करके देख लीजिए आप। cos x dx फ्रॉम 0 से 2 पाई, ये भी 0 से लेकर 2 पाई। लेकिन अगर हम चले π/2 से 3π/2 तक, मतलब π/2 यहाँ होता है ना, और यहाँ 3π/2 तक, अगर cos x फ्रॉम π/2 टू 3π/2 चलेंगे तो -2 आंसर आएगा। इस हीप का आंसर -2 है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, हमारा मतलब ये है कि cos x dx फ्रॉम π/2 से 3π/2 तक आएंगे तो आंसर आएगा -2। अब करके चाहे देख लीजिए, ठीक है। अब करिए, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। ये सारी बातें सिंपल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएं और ये π/2 से ये π/2 होता है और ये -π/2 होता है, अब इसको इंटीग्रेट करिए। sin x π/2 से 3π/2, नहीं सॉरी, दिस इज 3π/2 dx, ये क्या होगा? 0। कैसे? यहाँ देखें, ये +1 और ये +1, अगर ये 2 है तो आधा तो +1 होगा ना, ये +1 और ये -1 मिलकर 0 हो गया। तो ये सब चीज़ ग्राफ से दिख जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ में ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स को, ठीक है। लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। फाइंड एरिया अंडर कर्व y इज इक्वल टू e⁻x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें हमको निकालना है, कौन सा खास बात है। आप इसको ये कर लीजिए, x और y, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है आपको पता है? ऐसा होता है। मुझे इसका कोई नजर नहीं है अभी, हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि सपोज कर लिए दिस इज x इज इक्वल टू 1, और ये आगे तक भी जाता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ये सीमित कर दिया ना कि यहीं तक जाना है। आपको इसका एरिया निकालना है, तो दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू e⁻x का ग्राफ। इसका एरिया निकालिए, कौन सा बड़ी बात है भाई। देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि एरिया क्या होता है, स्लोप क्या होता है। नाउ आई थिंक द स्टूडेंट्स मस्ट हैव क्लियर्ड अबाउट एवरीथिंग दैट व्हाट इज स्लोप एंड व्हाट इज एरिया। चलिए इसका निकालते हैं। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरीके से x dx
दिस इज y, ठीक है। तो आप अगर dA करोगे तो आएगा y इंटू डी एक्स, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका dA, तो y हो जाएगा e टू द पावर x dx, बट x इज इक्वल टू फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 to 1, x इज इक्वल टू 0 पे एरिया कितना है, यहाँ पे एरिया कितना है, कुछ नहीं, 0, और पूरा यहाँ पे आ जाएंगे तो पूरा एरिया कवर कर लेगा 0 to a, सो इट इज अगेन a e टू द पावर x, इंटीग्रेशन e टू पावर x ही होता है, एंड दिस इज फ्रॉम 0 to 1, सो दिस इज फ्रॉम e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, ठीक है। सो ये आ गया e माइनस 1 आंसर। तो इसके ग्राफ के अंदर का एरिया कितना है, e माइनस 1, दिस वन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल है जिसे कि आप इंटीग्रेशंस को और अच्छे से देख सकते हो। और भी इंटीग्रेशन से बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स के, वो भी हम देखेंगे कैसे होता है। कर लीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आपको प्रॉब्लम में डालते हैं। देखो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको आपको करना आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम कैसे है मैं बताता हूँ, समझे। जैसे मान लो कि अब एग्जांपल नंबर जो भी होगा 2 3 4 3 कर लो, शायद मैंने 2 एग्जांपल कराया है, ठीक। अगर मान लो आपको बोला गया कि वैल्यू इसका निकालिए sin 2x, तो आप कैसे निकालोगे। अब आपको नहीं पता ये कैसे निकलेगा, अब ये कैसे निकालोगे। आपको तो sin x का पता है, यहाँ sin 2x आ गया। नाउ यू कैन डू स्टूडेंट, यू कैन यूज सब्सटीट्यूशन मेथड। कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं वो देखिए ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर मैं रटवा दूंगा इसे कि कैसे करते हैं। आपको अगर थोड़ा सा बात ध्यान में होगा तो आप कर लोगे इसको, ठीक है। बट पहले समझ लो कि होता कैसे है। आपको प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगी, 2 ना, इसको आप एक वेरिएबल मान लो, लेट t इज इक्वल टू 2x। देखो जो हम कर रहे हैं वो आपको भी करना है, फिर से करिए। मैं क्वेश्चंस भी दूंगा, आप क्वेश्चंस बनाइएगा। लेट t इज इक्वल टू 2x, ठीक है। देन ये क्या हो गया, sin t dx, sin t dx। अब जरा ध्यान से देखो, आपको नहीं लगता थोड़ा अजीब है, यहाँ फंक्शन टाइम का है और यहाँ ये dx है, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा कर देंगे तो आंसर है हाँ, अजीब तो लगेगा। कि कब क्या होगा जो अजीब नहीं लगेगा, जब यहाँ भी t होगा तो सर अजीब नहीं लगेगा, तो आंसर है बात तो बिल्कुल तुम्हारी सही है। तो वहाँ पे t लेके आते हैं, आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, dt ओवर dx करो, क्या आएगा, यहाँ 2x है तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2, यानी कि dt बराबर 2dx। तो भाई साहब dx बराबर क्या आ गया, dt बाई 2, ठीक है। पुट करो उसको यहाँ पे, इफ यू पुट द वैल्यू sin t इंटू dt अपॉन 2i। हाँ सर अब तो ठीक है, अब तो समझ में आ गया, तो फिर वापस वैसे ही बन गया अब i। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 sin t का माइनस कॉस t प्लस c, सिंपल है ना। अब t को वापस अपने वैल्यू पे रख दो, माइनस 1/2 कॉस t का क्या था, t था 2x रख दो प्लस c, सिंपल, ठीक है। ये अब सर हमको इतना करना पड़ेगा क्या, तो आंसर इतना करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बताता हूं कैसे। आपको इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है वो भी ध्यान से समझ लीजिए अच्छे से, कि ऐसा समझे कि यहां जो फंक्शन था sin 2x था, sin 2x dx इज इक्वल टू i था। ये क्या था, ये जो था यहाँ पे x का पावर 1 है। जब भी x का पावर 1 हो और इसका ये कोफिशिएंट हो बगल में, मेरी बात फिर से सुने क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है, पता नहीं आपको कितना ध्यान रहेगा ये। अगर x का पावर 1 हो और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 हो, पहला कंडीशन क्या है, x का पावर 1 हो, उसका कोफिशिएंट 2 हो, तो आप जैसा इंटीग्रेट करते थे पहले वैसा कर दो। यानी कि इसको मान लो एक सिंगल अपने मन में और इसको कर दो
cos 2x माइनस, ये तो होता है सर। और क्या करें, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, बस आंसर। जो पहले कोफिशिएंट क्या होता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। डिफरेंशिएशन में जब हम 2x को डिफरेंशिएट करते थे तो 2 इंटू dx बाई dx होता था। यहाँ पे कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं। ऐसा समझे ना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उल्टा है ना। यहाँ जैसे जैसे मैं बताऊँ, अगर आपको 2x स्क्वायर रहता है, इसको डिफरेंशिएट करना होता तो क्या करते थे, 2x स्क्वायर ओवर dx दैट इज 2 इंटू 2x, यानी कि ये तो मल्टीप्लाई हो गया ना, दैट इज 4x। यहाँ में मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। लिख लीजिए इसको। और ये हर किसी में कर सकते हैं, चाहे फंक्शन कुछ भी हो, साइन हो, कॉस हो, लॉग हो, ई हो, कुछ भी हो। अगर ऐसा फंक्शन का फॉर्म है तो हम ये काम करेंगे। ऐसा ही नहीं, एक चीज और देखो, मैं लिखवा भी दूंगा उसका, परेशान मत हो। सपोज फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx। चाहे ऐसा भी रहे तो भी वो काम करेंगे। हमको इसके कोफिशिएंट से, यहाँ कुछ भी है भाड़ में जाए, उससे हमको लेना नहीं है। आप क्या करें, इसको प्रॉब्लम इसको t मान लें। लेट, मैं दिखा देता हूँ आपको, लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। देन dt ओवर dx इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आ जाएगा dx बराबर dt बाई 2। अब इंटीग्रेशन में से वैल्यू पुट कर लीजिए, साइन t dt बाई 2 बराबर i, यही तो आई है ना। आपको i निकालना है, इंटीग्रल फंक्शन i इज इक्वल टू 1/2 साइन t का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t, ठीक है, प्लस c। तो ये क्या हो गया, i हो गया माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 3 प्लस c। देख लीजिए, ठीक है। अब मुझसे अगर पूछा जाता कि सवाल बनाइए, तो मैं तो इतना तो करने वाला तो मैं नहीं था। साइन 2x प्लस 3 dx i, हम क्या करते, इसका पावर 1 है, देखते हैं इसके बगल में जो कोफिशिएंट है, कुछ नहीं करना है, इसको जैसे करना था पहले वैसे कर लीजिए आप। cos 2x प्लस 3, ये तो होता है हमको पता है, और डिवाइड कर देंगे किस, इसके कोफिशिएंट से, आंसर खत्म। तो यानी कि x प्लस b का अगर फॉर्मेट होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देना है ऐसे, यानी कि उसके कोफिशिएंट से, नथिंग एल्स। देखिए डिफरेंशिएशन में चेन रूल चल जाता है, यहाँ चेन रूल नहीं होता है। चेन रूल नाम का ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है। तो यहाँ आपको सारी बातें ध्यान रखनी होंगी और उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा, ओके। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। सपोज ऐसा रहता है कि आप फाइंड कीजिए i इज इक्वल टू ई टू द पावर x, सपोज करो 2x प्लस 3 dx। इसका इंटीग्रेशन निकालिए, कुछ नहीं आपको वही करना है, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस c, आंसर, नथिंग एल्स। आप चाहे तो t मान के बनाइएगा, वैसा ही आएगा। t मान के भी बना सकते हैं, आंसर यही आएगा, ठीक है। जैसे अब जैसे मान लो ये रहता, ये पहला मान लीजिए, ये वो कौन सा था, थर्ड था ना, ये फोर्थ, एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल नंबर 5। i इज इक्वल टू फाइंड कीजिए 1/2x प्लस 3 dx i। अब ये 1/x का फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसको पहले लिख लीजिए, ln 2x प्लस 3 ln 2x प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 2, सीधा सा बस, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। अच्छा, और भी देखना है तो और भी देख लीजिए, सपोज कर लीजिए और भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6, अगर फॉर्मूला ऐसा रहे कि इंटीग्रेट करिए 1/2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, हाँ अभी भी यही चलेगा, अभी भी चलेगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या,
इसको मान लीजिए टी। हालांकि अभी हम मान के बना रहे हैं, बाद में आप इसको मानोगे नहीं, आप आराम से अपने आप बना लोगे। और डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई टी, सॉरी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टी, डी टी बाई 2, ठीक है। तो अब इसको आप जब करोगे आई आ जाएगा t का पावर -2 डी टी 0 टू t, ठीक है। सॉरी कुछ नहीं, छोड़ दो उसको। t टू द पावर -2 डी टी। मैं जितने वेरिएशंस होते हैं ना, मैं वो सब करा देता हूँ आपको, आप बिल्कुल परेशान मत हो। 1/2 और ये t टू द पावर -2 + 1 और -2 + 1, दिस इज बेसिकली द सीन। सो इट इज़ नथिंग बट 1/2 और ये 1 - 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका -2 + 1, -2 दैट इज -1, तो ये होगा -1, मतलब माइनस पहले तो आ गया यहाँ 2, हाँ ये यस 2 × -1, 2 × -1 पहले आ जाएगा, फिर t टू द पावर -2 + 1 दैट इज व्हाट, t का पावर हो गया 2x + 3 × -1, ठीक है, और प्लस c। अब ये -1 को क्या कर सकते हैं, तो 1/-2 × 1/2x + 3, सीधी बात। दिस इज i, दिस इज i। इज दिस ओके? सो यू कैन सी हियर, ठीक है, और यहां पे आप +c और कर दो, ठीक है, ऐसे करते हैं। अच्छा ये काम जो हम यहाँ पे किए हैं यहाँ नहीं कर सकते। आप कहोगे कि सर ये 1/t dt, अगर हमको करना होगा इंटीग्रेट तो कैसे करेंगे, क्या हम ऐसे कर सकते हैं dt? नहीं, ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो ये -1 + 1 होगा और ये -1 + 1 हो जाएगा, तो ये आ गया -1 + 1, ये तो t टू द पावर 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया, तो 1/0 इन्फिनिटी का टर्म आ जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ नहीं करेंगे। 1/t का ln t होता है, इतना याद रखें। बाकी 1 के सिवा और कुछ भी रहे ये काम करेंगे, ठीक है। अच्छा एक काम पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से, मैं लिखवा देता हूँ ये सारी बातें। ये कोई खास बात नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है ना, कोई बुरी बात नहीं है ये सब। चलिए अब जहाँ पे आप वो लिखे हो ना, एक लाइन लिख लो उसमें, छूट गया वो, x टू द पावर n dx जहाँ लिखे थे ना, वो आया था x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 और प्लस c। यहाँ पे लिख ले n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये यहाँ पे लिख लो, क्योंकि n -1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये बस लिख लो आप, ठीक है, वहाँ पे पिछले वाले में जहाँ लिखे थे फॉर्मूला। अब हम आते हैं इस पे जो हम कर रहे थे सवाल। चलिए अब नोट में इसका सारांश लिख देते हैं कि अगर फॉर्मूला में ax + b का कोई फंक्शन है dx, ठीक है, तो जो इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आता है वो ax + b का ही होगा एंड इट इज डिवाइडेड बाई a + c, ये इंटीग्रेशन, सॉरी इसको ध्यान रखें। इफ y इज इक्वल टू f ax + b, याद रखें यहां पावर 1 होगा तभी ये काम होगा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, a से डिवाइड कर देना है, इस बात को लिख लें, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्लास और होगा हमारा इस पे, बाकी तो खत्म हो जाएगा। आप जो प्रॉब्लम्स है उसमें आप आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तक कर सकते हो। 3 यानी कि इसमें टोटल प्रॉब्लम हो जाएंगे 1 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 6 16 5 21 प्रॉब्लम है। आप इसको बना के आइए 21 प्रॉब्लम को, ठीक है। देन विल मूव फॉरवर्ड।
ओके, देन वी कैन मूव प्रोसीड फर्दर, वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, आप उस क्वेश्चंस को बनाइए जो शीट्स आपको मिला है यहाँ से कैलकुलस का, उसमें बनाइए। इट विल मेक मच मोर क्लियर अबाउट इंटीग्रेशन। ओके, कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, आप इसको करिए। क्वेश्चंस y इज इक्वल टू 5x², ठीक है, इसके अंदर का एरिया निकालिए। x इज इक्वल टू 1, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन करने के लिए क्वेश्चन ये है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप इंटीग्रेट करके आएंगे, ठीक है। 1/4x + 5 3 dx निकालिए वैल्यू ऑफ i। क्वेश्चन नंबर 3, e to the power 4x + 5 dx is equal to y। निकालते चलिए वैल्यू, एंड यू हैव टू सबमिट इट ऑन द ग्रुप 4। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x + 3 dx। चलिए इसका वैल्यू निकालिए। और भी सवाल आएंगे इसमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।